एक पति और पत्नी ने देखा कि उनके पड़ोसी घबराहट में अपना सामान पैक कर रहे हैं और अपने घरों से भाग रहे हैं। उलझन में वे बाहर निकले तो देखा कि सड़क पर हर कोई ऐसे दौड़ रहा था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। जेसन को अब भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन सावधानी के तौर पर उसने अपने परिवार को लेकर शहर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में उन्होंने कुछ अजीब देखा। वही पड़ोसी जो भागे थे अब वापस आ रहे थे। हालात और भी बेचैन करने वाले हो गए। जेसन का परिवार चिंतित हो गया और जल्द ही वे ट्रैफिक में फंस गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शहर से बाहर जाने वाली इकलौती सड़क को सेना ने रोक दिया था। सिर के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे जो घोषणा कर रहे थे कि शहर में एक अचानक संक्रमण फैल गया है और सभी निवासियों को तुरंत अपने घरों को लौटने का आदेश दिया जाता है। तब जेसन समझ गया कि वे पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। अचानक आसमान से एक चट्टान जैसी चीज गिरी जिससे धूल का एक गुबार उठा। कुछ ही पलों बाद 2 लड़ाकू विमान गरजते हुए सीधे शहर की ओर बढ़े। सब लोग सदमे में देखते रहे कि कैसे बमों की बारिश होने लगी। बेथ, जेसन की पत्नी, तुरंत सच्चाई समझ गई। अगर उन्होंने आदेश माना होता और घर वापस चले गए होते तो उनकी किस्मत का फैसला हो चुका होता। जेट अब सड़कों पर भाग रहे लोगों की ओर मुड़ गए। तभी सबको आखिरकार समझ आया, सेना उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, वे उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। बेथ ने पहाड़ी पर एक स्कूल देखा और जल्दी से अपने परिवार को चढ़ने के लिए कहा। जेट विमानों ने बमबारी का दूसरा दौर शुरू कर दिया, लेकिन किस्मत से वे समय रहते धमाके की लहरों से बचने में कामयाब रहे। लड़खड़ाते और थककर वे स्कूल पहुंचे और बंकर के दरवाजे को बेतहाशा पीटने लगे। जैसे ही विमानों की गगनभेदी गर्जना करीब आई, भारी दरवाजा आखिरकार कसकर बंद हो गया। ऐसा कौन सा वायरस हो सकता था जिसने सेना को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? जेसन का परिवार समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिलहाल उन्हें एक पनाह मिल गई थी। बंकर के अंदर एक्सपायर हो चुका डिब्बाबंद खाना था जो 3 लोगों के लिए काफी समय तक चलने के लिए पर्याप्त था। लेकिन बेथ का चेहरा पीला पड़ गया था। दरवाजा बंद करते समय उसकी हथेली कट गई थी। क्या होगा अगर वो पहले ही संक्रमित हो चुकी थी? फिर भी ये इस पर सोचने का समय नहीं था। जेसन ने बंकर के दरवाजे को लोहे की जंजीरों से कसकर बंद कर दिया और फैसला किया कि वे कुछ समय के लिए वहीं छिपेंगे। हालांकि जमीन के नीचे का जीवन आसान नहीं था। हर दिन एक जैसा था, बासी डिब्बाबंद खाना और एक पुराने भूमिगत कुएं से गंदला पानी। समय बिताने के लिए वे ताश और लुका छिपी खेलते थे। दुनिया से कटे हुए परिवार को ऐसा महसूस होता था जैसे वे समय के अंत में जी रहे हों। उनकी बेटी सबसे पहले बेचैन होने लगी। पापा, हम यहां कब तक रहेंगे? उसने पूछा। जेसन के पास कोई असली जवाब नहीं था। वो बस इतना ही कह सका, जब वायरस खत्म हो जाएगा और जीवन फिर से खिल उठेगा तभी हम बाहर जाएंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये इंतजार 300 दिनों तक खिंच जाएगा। छोटी लड़की अक्सर वेंटिलेशन डक्ट से जुड़े एक रिफ्लेक्टर मिरर से बाहर झांकती थी, लेकिन हर बार उसे केवल राख में झुलसी बेजान और उजाड़ दुनिया ही दिखाई देती थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद वे ही आखिरी इंसान बचे हैं। बेथ उसे दिलासा देती, फुसफुसाती कि शायद उसके दोस्त भी उन्हीं की तरह कहीं छिपे हुए हैं। एक दिन लड़की ने एक टिन का डिब्बा खोला तो पाया कि वो खाली था और उसके पीछे एक छोटा सा छेद था। किसी चीज ने खाना चुरा लिया था। बेथ ने बचा हुआ स्टॉक जांचा और पाया कि 12 डिब्बे खाली हो चुके थे। 2 हफ्तों का सामान खत्म हो गया था। दिल टूट गया। उसे शक हुआ कि चूहे वेंटिलेशन डक्ट से घुस आए हैं। अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर जेसन ने उसे तसल्ली दी। छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, अगर खाना खत्म हो गया तो मैं ऊपर जाकर और ले आऊंगा। उस रात जब लड़की अपनी मां के साथ खेल रही थी, पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। एक चूहा एक बार फिर रेंगकर अंदर आ गया था। एक और टिन चुराने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में जेसन ने उसे मारने के लिए चाकू निकाला, लेकिन वो जीव असामान्य रूप से तेज था और छेद की ओर भागा। जैसे ही वो भागने वाला था, बेथ ने झपट्टा मारा और उसे पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, बंकर में तेज जलने की गंध भर गई। चूहे ने एक तेल का लैंप गिरा दिया था। तापमान तेजी से बढ़ा और अचानक लैंप फट गया, जिससे हर जगह मिट्टी का तेल फैल गया। आग तेजी से फैली। बेथ ने आग बुझाने के लिए एक पर्दा फाड़ दिया, जबकि जेसन ने आग बुझाने के लिए पत्थर के नल से पानी ढोया। एक हताश संघर्ष के बाद उन्होंने आखिरकार इसे बुझा दिया। जब वे अपनी बेटी को खोजने के लिए मुड़े तो वो बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी, शीशे को घूर रही थी। वेंटिलेशन डक्ट से धुआं बाहर निकल रहा था, जिससे उनके ठिकाने के उजागर होने का खतरा था। जेसन ने फुसफुसाया कि शायद रात का अंधेरा धुएं को छिपा लेगा। वे तीनों आतंक में जागते रहे। सौभाग्य से उस रात कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह जेसन ने शीशा जांचा और देखा कि वो कालिक से काला हो गया है।
धुआं बाहर निकल गया था, लेकिन अब डक्ट के चारों ओर राख की एक मोटी परत जम गई थी जो शायद उन्हें छिपाने में मदद करती। फिर भी उन्होंने इसे साफ करने का फैसला किया। जेसन और बेथ ने दरवाजे की जंजीर खोली, खतरे के लिए ध्यान से सुना और आखिरकार अपनी बेटी को अकेले अंदर छोड़कर बाहर निकले। समय बीतता गया, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। चिंतित होकर लड़की एक स्टूल पर चढ़ गई और रिफ्लेक्टर शीशे से बाहर झांका। उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छिपाने कैमोफ्लाज की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी दूर जंगल में एक काली परछाई रेंगती हुई गुजरी। डरकर वो अपने पिता को पीछे देखने के लिए चिल्लाई, लेकिन वे इतनी दूर थे कि सुन नहीं सके। उस पर घबराहट हावी हो गई और वो बाहर भाग गई, लेकिन वहां पहुंचने पर उसके माता पिता कहीं नहीं दिखे। कांपते हुए वो उन्हें पुकारने लगी। अचानक 2 हाथों ने उसे पकड़ लिया। वे जेसन और बेथ थे। वे जल्दी से बंकर में वापस आ गए। जेसन ने लकड़ी के तख्तों से दरवाज़ा सुरक्षित किया और उसे फिर से कसकर जंजीर से बांध दिया। फिर उसने चुप रहने का इशारा किया, अपना कान जमीन से लगा दिया। ऊपर कदमों की आहट सुनी जा सकती थी, भारी, जानबूझकर की जा रही खोज। कोई चीज़ जानती थी कि वे नीचे हैं। छोटी लड़की सिसकियां लेने लगी। बेथ ने उसे शांत करने की बेतहाशा कोशिश की, फुसफुसाते हुए कहा कि किसी भी शोर का मतलब अंत होगा। जेसन ने उसका ध्यान भटकाया जब तक कि वो शांत नहीं हो गई, लेकिन बेथ की आंखें वेंटिलेशन डक्ट पर टिकी रहीं। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अचानक एक जोरदार धमाके ने बंकर को हिला दिया। कदमों की आहट भारी होती गई, जब तक कि वे ठीक उनकी पनाहगाह के ऊपर आकर रुक नहीं गए। जेसन के माथे से पसीना टपक रहा था। जिस चीज से वे डरते थे वो आ गई थी। किसी चीज ने लोहे के दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। जंजीरें जोर जोर से खड़खड़ाने लगीं। ये साफ था कि घुसपैठिया जानता था कि अंदर कोई है। हर धक्के से सहारे के बीम, सपोर्टिंग बीम्स चटक रहे थे। दरवाज़ा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। हिम्मत जुटाकर बेथ सीढ़ी पर चढ़ गई। दरवाजे को बंद रखने के लिए अपने शरीर का वजन इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे ढक्कन फिर भी खुलने लगा और 2 चमकती हरी आंखें अंदर झांकने लगीं। ठीक उसी पल जेसन ने एक स्टील का पाइप तोड़ा और उसे चौखट में फंसा दिया, जिससे दरवाज़ा जबरदस्ती बंद हो गया। ऊपर का दबाव अचानक गायब हो गया और पति पत्नी ने बंकर को फिर से सुरक्षित कर लिया। हालांकि कदमों की आहट आखिरकार दूर हो गई, लेकिन जेसन के हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। अब वो जानता था कि बाहरी दुनिया सिर्फ बेरहम सैनिकों से ही नहीं, बल्कि भयानक राक्षसों से भी भरी हुई है। परिवार सीढ़ियों के पास सिमट गया, निराश और थका हुआ। उनका छिपने का स्थान उजागर हो गया था। किसी भी पल और हमले हो सकते थे। और वास्तव में जल्द ही स्टोरेज रूम की अलमारियां खड़खड़ाने लगीं, जिसके बाद ऊपर अनगिनत कदमों की आवाज आई। एक झुंड की तरह वे इकट्ठे हुए और एक बड़ा हमला बोल दिया। इस बार लोहे का दरवाज़ा टूट गया। अनगिनत चमकती आंखें अंधेरे बंकर में घूरने लगीं। जेसन का परिवार डरकर पीछे हट गया, लेकिन राक्षस आगे बढ़ते रहे। जेसन ने तेल का लैंप फेंका और दरवाजे के खिलाफ एक कैबिनेट को धकेल दिया, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकता। तभी उनकी बेटी ने जमीन में एक डक्टेड ओपनिंग का खुला हिस्सा देखा। जेसन ने उसे तोड़कर खोला, अपनी पत्नी और बच्चे को उसमें से धकेल दिया, लेकिन जब उसने पीछा करने की कोशिश की तो संकरा रास्ता उसे फंसा गया। राक्षस बस कुछ ही सेकंड दूर थे। हताशा में जेसन ने अपनी ही बाह उखाड़ डिसलोकेट दी और रेंगकर आजाद हुआ। बेथ ने अपनी पूरी ताकत से उसे खींचा, लगभग उसे बाहर निकाल ही लिया था, जब एक विशाल पंजे वाला पैर आग की लपटों से निकला और उसे पकड़ लिया। जेसन वापस बंकर में खींचे जाने से पहले बेथ को अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए चिल्लाया। बेथ और उसकी बेटी सुरंगों से भागे। उनके पीछे जेसन के संघर्ष की गूंज सुनाई दे रही थी। वो जानती थी कि वो अपनी जान देकर उनके लिए समय खरीद रहा है। वे खुले में निकले तो देखा कि उनका रास्ता एक विशाल दीवार से रुका हुआ है। एक हेलीकॉप्टर की स्पॉटलाइट उन पर पड़ी, जिसने उन्हें अपनी चकाचौंध में फंसा लिया। ऊपर से एक विशाल जाल गिरा और उन दोनों को फंसा लिया। जाली के पार से बेथ ने चमकती हरी आंखों वाले काले आकृतियों को करीब आते देखा, लेकिन जैसे ही वे करीब आए उसे एहसास हुआ कि ये राक्षस नहीं थे। वे हाजमेट सूट्स पहने सैनिक थे। सैनिकों ने सीरिंज निकाली और उनकी गर्दन में घोंप दी। काला खून टपकने लगा। उन्हें संक्रमित घोषित करते हुए कमांडर ने अपने आदमियों को मां और बच्चे दोनों को मारने का आदेश दिया। जब वायरस पहली बार फैला तो शहर के कई लोग पहले ही इसके संपर्क में आ चुके थे। ये हवा से फैलता था, अत्यधिक संक्रामक था और अदृश्य था। सेना के पास रोकथाम का एकमात्र तरीका बेरहमी से सर्वनाश करना था। बेथ ने दहशत में देखा कि सैनिकों ने अपनी बेटी की ओर हथियार उठा लिए। गुस्सा उस पर हावी हो गया और उसके चेहरे पर काली नसें रेंगने लगीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक सैनिक की गर्दन से खून का फव्वारा फूटा। वो जेसन था। वो मौत के मुंह से वापस आ गया था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। वो संक्रमण के बाद बदल गया था।
हालांकि वो जमकर लड़ा, लेकिन वो गोलियों की बौछार को ज्यादा देर तक नहीं झेल सका। वो जमीन पर हांफता हुआ गिर गया। लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अराजकता के बीच बेथ और उसकी बेटी जाल से भागने में सफल रहे। सैनिक उन्हें खोजने के लिए बिखर गए। इस बात से अनजान कि बेथ खुद बदलने लगी थी। उसने उनमें से कई को मार डाला, लेकिन अंततः वो भी मारी गई और एक कार की छत पर गिर गई। उसकी बेटी परछाई में छिपी सब कुछ देख रही थी। गुस्से से अभिभूत होकर लड़की भी बदलने लगी। एक सैनिक पर जानलेवा इरादे से झपटी, लेकिन इससे पहले कि वो मार पाती, बेथ ने उसे रोक दिया। उसने अपनी बेटी को एक राक्षस नहीं बनने दिया। धीरे धीरे लड़की शांत हो गई, उसकी नसें सामान्य हो गईं। लेकिन जिस सैनिक पर उसने हमला किया था, उसकी किस्मत पहले ही खराब हो चुकी थी। उसका सूट फट गया था, वो भी वायरस का शिकार हो गया। जेसन गंभीर रूप से घायल ने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा। हमेशा के लिए आंखें बंद करने से पहले अपने जाने पहचाने अंदाज में अलविदा कहा। तभी एक और हेलीकॉप्टर आ गया। बेथ ने अपनी बेटी को पकड़ा और भागी। वे कबाड़ के ढेरों के बीच तब तक छिपे रहे जब तक उन्हें एक गुप्त भूमिगत मार्ग नहीं मिल गया। एक अचानक रोशनी ने एक छोटे लड़के को दिखाया, उनका पुराना पड़ोसी, जो उन्हें एक छिपे हुए तहखाने में ले गया जहां कई जाने पहचाने बचे हुए लोग छिपे हुए थे। अनगिनत लोगों को सिर्फ जिंदा रहने के लिए अंधेरे में चूहों की तरह रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जेसन के परिवार ने हर दिन राक्षसों से भागते हुए बिताया था। फिर भी सच तो ये है, असंक्रमित दुनिया की नज़र में वे खुद ही राक्षस बन गए थे। और अगर आपने ध्यान दिया होता तो आप समझ जाते कि वे हमेशा से जानते थे कि वे संक्रमित हैं। इसीलिए वे अपनी बेटी को चेतावनी देते रहते थे कि वो कभी अपना आपा न खोए, क्योंकि गुस्सा ही उस ट्रांसफॉर्मेशन को बाहर लाता था। और दोस्तों, यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है।